अस्पताल के बिस्तर पर मेरी आंखें बंद थीं, सिर में हल्का सा दर्द महसूस हो रही थी, नाक में हॉस्पिटल की गंध घुसी हुई थी। फिर भी मैं नर्सों के आने-जाने और सुधीर, विनोद और अन्य रिश्तेदारों की खुसर-पुसर स्पष्ट महसूस कर रही थी, मानो मीलों दूर से आवाज़ें आ रही हो। "कैसी है सुधा?" अपने माथे पर स्नेहिल ठंडा स्पर्श पाकर मैंने आंखें खोली तो सामने मेरी बचपन की सहेली मीनू बैठी हुई थी। मन किया उसके गले से लिपट जाऊं, पर उठ नहीं पाई क्योंकि ग्लूकोज की बोतल लगी हुई थी। भरी आंखों से उसका चेहरा निहारती रही थी। "तू तो इतनी बहादुर है, सारा जीवन कठिनाइयों से जूझती रही, इन्हें परास्त करती रही। ये तो मामूली सी तकलीफ है।" तभी राउंड पर डॉक्टर आए। उन्होंने नर्स से कुछ पूछा, सुधीर और विनोद से कुछ कहा। मीठे स्वर में मेरी तकलीफ पूछी तो मैं मुस्कुरा दी। मेरे दिमाग में मीनू की कही बातें घूम रही थी। "तू तो इतनी बहादुर है।" मैं 4 बहनों में सबसे बड़ी थी। पापा सचिवालय में क्लर्क थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने हम चारों को पढ़ाया था। मुझ पर तो उन्हें खास नाज था। हमेशा कहते, "सुधा, तू मेरी बेटी नहीं बेटा है। तुझे मैं इस काबिल बनाऊंगा कि तू मेरी जिम्मेदारियां संभाल सके।" माँ का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता। बीमार माँ की परिचर्या और 3 छोटी बहनों की देखभाल करते करते कब मेरा बचपन दफन हो गया पता ही नहीं चला। शाम को जब छोटी बहनें खेलने जाती तो मैं भी बाहर जाने के लिए माँ से बाल सुलभ हट करती। माँ समझाती, "तू खेलने चली जाएगी तो छोटी मुझे परेशान करेगी। तेरे पापा ऑफिस से लौट आए तब चली जाना।" लेकिन थके हारे पापा को पानी पिलाते, चाय नाश्ता देते, शाम का धुंधलका चारों तरफ फैल चुका होता। पोस्ट ऑफिस का काम हो या बैंक का, केमिस्ट से दवाई लाने का या छोटी बहनों के फॉर्म भरने का, सब मैं ही करती। बचपन से ही अपने मन को मारती मारती मैं जैसे पत्थर की हो गई थी। धीरे धीरे ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती गई, मेरा मन भी घर में ही रमने लगा। कभी काम नहीं भी होता तो भी बाहर जाने की जैसे इच्छा ही मर गई थी। मन में कोमल भावनाएं न जाने कहाँ से लुप्त हो गई थी। मैं मेधावी छात्र थी, बीएससी में गणित लिया और प्रथम श्रेणी से पास भी हुई। मेरी इच्छा एमएससी करके लेक्चर बनने की थी, पर उस समय पापा ने मुझे बीएड करने की सलाह दी। मुझे शिक्षिका की नौकरी मिल गई तो पापा बहुत खुश हुए कि अब मेरी बेटी दुख दूर करेगी। मुझे पापा की सोच पर हैरानी होती, जो बेटी के हाथ पीले करने की चिंता से मुक्त अपने ही कष्टों के बारे में सोचते रहते। तभी एक दिन चमत्कार हुआ। मेरे लिए सुधीर के घर से रिश्ता आया। माँ और पापा बेहद खुश थे। "हमारी सुधा बहुत किस्मत वाली है, बिना ढूंढे ही रिश्ता आया है।" सुधीर से रिश्ता तय करते समय पापा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि वो ज़्यादा दहेज नहीं देंगे, लेकिन मेरी ससुराल पक्ष के लोग सभी यह सोचकर राजी हो गए कि बहू सरकारी स्कूल की शिक्षिका है, जिंदगी भर दहेज मिलता रहेगा। ससुराल में मेरी अच्छी खातिर हो रही थी। मुंह दिखाई की रस्म वाले दिन रिश्ते की एक सास ने मेरी सास से कहा, "सुधीर की माँ, बहू तो शक्ल सूरत से साधारण है, दहेज भी नहीं लिया, फिर क्या देखकर तुमने सुधीर का रिश्ता कर लिया?" "अरे चाची, आपकी बहू सरकारी स्कूल की टीचर है, जिंदगी भर दहेज लेती रहो," सुधीर ने कहा। तो सब हंस दिए, पर मेरी आंखें डबडबा गई। उस मन में फांस सी चुभ गई थी। कुछ ही दिनों के में सारी आवभगत खत्म हो गई। सारा काम निपटाकर स्कूल के लिए निकलती तो सास की आवाज़ सुनाई देती, "आज स्कूल से जल्दी आ जाना, याद है ना, राधा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं।" बस स्कूल याद रहता है और किसी काम से तो मतलब रहता नहीं। बुरा लगता, पर मैं अनसुना कर देती। अगर कमा रही हूँ तो कौन सा अपने मायके पर खर्च करती हूँ, सब तो सुधीर को दे देती हूँ। सोचती हूँ सुधीर की जिम्मेदारियों में हाथ बटा सकूं, लेकिन समझाया उसे जाता है जो समझना चाहता हो। हर किसी को कोई कैसे समझा सकता है? सुधीर भी समझाते, "जाने दो, माँ की आदत है।" तीनों ब्याह की उम्र की ननदों का ब्याह न होने के लिए कोप भजन मुझे ही होना पड़ता। मीनू से दिल का दुख दर्द बताती तो मन हल्का हो जाता। फिर वापस आकर वही व्यस्त दिनचर्या। एक बार सुधीर मेरे लिए साड़ी और फूलों की गजरा लेकर आए। मैं झटपट तैयार होकर बाहर निकली तो सास ने तीखे स्वर में सुधीर से कहा, "जवान बहनों के सामने ऐसी सस्ती नौटंकी करने का क्या मतलब है? लाना ही था तो अ, अ, उसके लिए भी साड़ियाँ ले आता।" बस ऐसे ही 2-3 घटनाओं के बाद उन्होंने भी प्यार जताना छोड़ दिया। हर महीने की पहली या दूसरी तारीख को तनख्वाह मिलती, उसे मैं सास को दे देती। उसमें से सास इतने ही रुपए मुझे देती जिससे स्कूल जाने के लिए महीने भर का रिक्शा का किराया पूरा हो पाता। साथ का काम करने वाली शिक्षिकाएं अपनी तनख्वाह से कभी सुंदर सुंदर साड़ियाँ और सूट लेती और गहने खरीदती, तो मेरी मन भी इस चीज़ के लिए तरसता। सुधीर से कभी कहती तो हमेशा कहते, "मेरी बहनों की शादियाँ हो जाने दो, फिर तुम जो चाहोगी ले लेना।" कभी किसी ने नहीं सोचा कि मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, सपने हैं। मैं सिर्फ पैसे
कमाने की मशीन बनकर रह गई। साल 6 महीने के में कभी हम पिक्चर देखने जाते तो ननदें साथ रहती, कभी स्कूल में किसी चीज़ के लिए चंदा देना पड़ता तो सास की त्योरियाँ चढ़ जाती। समय के अंतराल के साथ तीनों ननदों का ब्याह हो गया। ननदों के ब्याह की जिम्मेदारियों से मुक्त हुए तो हमने परिवार बढ़ाने के विषय में सोचना शुरू किया। 7 साल बाद विनोद का जन्म हुआ तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं न रहा। नामकरण का फंक्शन धूमधाम से मनाने के लिए मैंने और सुधीर ने कर्ज ले लिया। मेरे मायके से भी सभी रिश्तेदार जमा हुए थे। हमेशा की तरह लेन-देन के मामले को लेकर खुसुर-फुसुर होती रही। मेरे मायके वालों के जाते ही सुधीर मुझ पर बरस पड़े। तुम्हारे पापा को जरा भी समझ नहीं है, इतने दिनों बाद हमारे घर बच्चा हुआ है और इतने सस्ते में टरका दिया। अपमान से जरी हुई मैं विनोद को छाती से चिपकाए थर-थर काँपती रह गई थी। उसी रात को इनका रूप फिर से एकदम ही बदल गया। बड़े मीठे स्वर में इन्होंने कहा, सुनो, अम्मा कह रही है सिर्फ कपड़े देने के कारण तीनों बहनोइयों के मुंह फूले हुए हैं। कल तुम अपने अकाउंट से रुपए निकाल लाना, तीनों के लिए कान के बूंदे लेने होंगे। मैंने हाँ तो कह दिया, पर पूरी रात मेरी आंखें छलछलाती रही। शादी के बाद कई बार मन किया कोई छोटी सी चीज़ लेने का, पर अपने ऊपर कभी खर्च कर ही नहीं पाई। फिर अगले वर्ष दिव्या आ गई। खर्चे और भी बढ़ गए। समय गुजरता ही गया, बच्चे जवान हो गए। अम्मा को विनोद और दिव्या की शादी का बड़ा शौक था, पर दुर्भाग्यवश वो ये दिन देखने से पहले ही स्वर्गवासी हो गई थी। दिव्या की शादी हमने एक डॉक्टर से कर दी। खासा दहेज देना पड़ा, पर लायक दामाद पाकर हम निहाल थे। विनोद पढ़ने में होशियार नहीं था, उसकी संगत भी बुरी थी। सबने सलाह दी उसकी शादी करा दो तो सही राह पर आ जाएगा। बचपन से ही विनोद ने इस घर में मेरा अपमान होते देखा था, इसलिए उसके स्वभाव में माँ का आदर जैसी कोई भावना थी ही नहीं। बहू के आने के बाद उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। सुधीर से बार-बार पैसे माँगने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा रहता। मैं कभी समझाने की कोशिश भी करती तो पैर पटकता हुआ चला जाता। मुझे तो अपमान का घूँट पीने की आदत सी पड़ी हुई थी, चुपचाप पैसे दे देती। इधर कुछ दिनों से मुझे सिर दर्द, चक्कर आने की शिकायत रहने लगी थी। डॉक्टर ने उच्च रक्तचाप की बीमारी बताई, खान-पान में परहेज और किसी किस्म का तनाव न लेने की सलाह दी, लेकिन मेरे जीवन में तो तनाव ही तनाव था। मन में आया क्यों न नौकरी से इस्तीफ़ा दे दूँ, स्वास्थ्य का लाभ होगा। वैसे भी अब फर्ज तो सारे उतर ही गए थे, बस उचित समय की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे। मैंने अपने मन की बात कह दी, मैं नौकरी करते-करते थक गई हूँ, अब तो बहू तू जल्दी से मुझे एक पोता दे दे। मैं नौकरी से इस्तीफ़ा देकर उसके साथ खेलूँगी। मुझे ऐसा लगा मेरी इस बात से सब खुश होंगे, क्योंकि मेरे स्वास्थ्य को लेकर सभी चिंतित रहते थे। पर सुधीर और विनोद की आंखें विस्फारित हो गई। क्या मम्मी, तुम जॉब छोड़ दोगी? अ, इतने आराम की नौकरी है, तुम्हारी इतनी अच्छी तनख्वाह है, फिर अभी तो तुम्हारी रिटायर होने में अभी 5 वर्ष और है। फिर सुना है सरकार शिक्षकों के रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने जा रही है। आजकल तो लोग रिटायर होने के बाद भी कोई न कोई काम करते रहते हैं, और तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं विनोद के स्वार्थी स्वभाव को देखकर दंग रह गई। इस उम्र तक माँ शरीर खींच-खींच कर काम करे, रिटायर होने के बाद भी काम करने की सोचे, और जवान लड़का जिसे काम करना चाहिए, माँ-बाप के भरोसे ही बैठा रहे। अ, आए दिन विनोद अपने लिए कोई न कोई बिज़नेस शुरू करने की योजनाएँ बनाता। अंत में हमने उसके लिए एक बिजली के सामान की दुकान खुलवा देने की सोची। मन को दिलासा दिया कि चलो, एक ही तो बेटा है, खुद कमाना शुरू करेगा तो हमारी चिंता भी दूर हो जाएगी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। मेरी छोटी बहन शोभा अपनी बेटी और छोटे गुदगुदे बच्चे के साथ 2 दिनों के लिए हमारे घर आई। स्कूल से छुट्टी लेकर मैं पूरे समय उसके बच्चे के साथ खेलती रही। पूरा समय छोटे बच्चों की किलकारियाँ और अठखेलियाँ के साथ गूंज उठा। अपने बच्चे के साथ खेलते-खेलते मैं खुद भी छोटी बच्ची बन गई थी। विदा का दिन
नज़दीक पहुंचा तो मैं एटीएम से पैसे निकालकर बहन के लिए सिल्क की साड़ी और सोने की चेन, दामाद जी के लिए सूट का कपड़ा और बच्चे के लिए खिलौने और कपड़े लेकर आई। देखते ही विनोद का चेहरा अ, गुस्से से तमतमा गया। सुधीर को भी अच्छा नहीं लगा होगा, ये तो मैं उसके हाव-भाव और मुख मुद्रा देखकर पहचान गई थी। शोभा के जाते ही विनोद बरस पड़ा। माँ, तुम्हें पता भी है कभी अभी दुकान के लिए कितने पैसे चाहिए? इन लोगों पर इस तरह पैसे लुटाने की क्या ज़रूरत थी? आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं क्या चाहती हूँ? हाँ, मेरी शिराएँ छन-छन कर रही थी। चेहरा और कनपटियाँ सब बुरी तरह हो गर्म हो गए थे। क्रोध के आवेश में थर-थर काँपती मैं खींचने लगी। मैं क्या चाहती हूँ? सुन, मैं अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती हूँ। मेरे जो जी में आएगा वही करूँगी। दिन-रात करके मैं कमाती हूँ और खर्चे का हिसाब तुम लोगों को देती रहूँ। जो जी में आएगा वही करूँगी। तू होता कौन है मुझसे हिसाब लेने वाला? मेरी आवाज़ लड़खड़ाने लगी और सीने में तीव्र पीड़ा का एहसास होने लगा। डाइनिंग टेबल पकड़कर खड़े होने की कोशिश की तो लड़खड़ाकर मैं फर्श पर ढल गई। होश आया तो मैं अस्पताल में थी। इन्हीं सोच में डूबी हुई न जाने मैं कब से सो गई। जब आँखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। सुधीर खिड़की के पर्दे खिसका रहे थे। मुझे जगा हुआ देखकर वो मेरे पास आकर बैठ गए। मेरी हथेली को अपने हाथों में दबाकर पूछा, सुधा, अब कैसा लग रहा है? मैंने धीरे से उन्हें आश्वस्त किया, चिंता न करें, अब मैं ठीक हूँ। सुधीर की आंखें नम हो आई थी। बोले, सुधा, मुझे क्षमा कर दो। जब मैंने ही तुम्हारे मन को समझने की कोशिश नहीं की तो विनोद को क्या दोष दे? वो तो बच्चा है। तुम इस परिवार के लिए सारा जीवन अपनी इच्छाओं की आहुति देती रही और मैंने तुम्हारी भावनाओं और संवेदनाओं को समझने तक की कोशिश नहीं की। मैं बीता हुआ समय तो नहीं लौटा सकता, पर तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अपने जीवन का सांध्यकाल तुम अपनी इच्छा अनुसार जी सकोगी। मेरी आँखों की कोर से टप-टप आँसू बह निकले, जो निश्चित रूप से मेरे सुखद भविष्य का संदेश दे रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब